देखो वेव थ्योरी ऑफ लाइट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इंटरफियरेंस, है ना। अच्छा, व्हाट इज इंटरफियरेंस बेटा? मैंने वेव मोशन में Superposition बताया of था इसके बारे finite में। number of waves. वेव मोशन में भी बताया था मैंने, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट उसमें वेव मोशन में हमने देखा था, है ना। इंटरफियरेंस, इंटरफियरेंस हम खासकर यहाँ पे लाइट वेव के लिए देख रहे हैं। सुपरपोजिशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स, है ना। सुपरपोजिशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स, ये इंटरफियरेंस कहलाता है। सुपरपोजिशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स। और डिफ्रैक्शन क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स। इंटरफियरेंस सुपरपोजिशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स, डिफ्रैक्शन सुपरपोजिशन ऑफ फाइनाइट नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, तो जो बाकी का जो डिस्कशन था कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की जो कंडीशन हम लोगों ने पढ़े थे, है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो ऑलरेडी हम लोगों ने वेव मोशन में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि दो वेव कैसे सुपर इम्पोज होती हैं। तो कंडीशन वही वाली है, समझ गए कि नहीं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की कंडीशन, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की कंडीशन। मैं एक बार और लिख दूं यहाँ पे, मान लो देयर इज अ रिजल्टेंट ऑफ टू वेव y1 एंड y2 एंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी गिवन बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इनटू कितना cos phi। व्हाट इज phi यहाँ पे? Phase difference. फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव, है ना। ये दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 into cos phi। so this is the condition of resultant intensity। और फिर यहाँ पे दो टाइप का इंटरफियरेंस है, स्पेशल केस है। स्पेशल केस ऑफ इंटरफियरेंस एक है कंस्ट्रक्टिव और एक कौन सा है? कंस्ट्रक्टिव और एक है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस फेज डिफरेंस, रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस पाई इज इक्वल्स टू 2 pi by lambda into path difference। so this is very important formula, relationship between phase difference and path difference। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन है, डिस्ट्रक्टिव की क्या है यहाँ पे? Crest, crest, trough, trough, कंस्ट्रक्टिव constructive. इंटरफेरेंस में cos phi की वैल्यू +1, phi की वैल्यू 0, 2 pi एक्सेट्रा, फिर 4 pi ऐसा आता है ना। समझ गए कि नहीं? मतलब Yes, आप sir. इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज 2n पाई, जहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा आता है। पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस हो जाएगा, जिसमें हमने पढ़ा था इवन नंबर इनटू लैम्डा बाई 2 बनता पाथ डिफरेंस। और एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विल बी a1 plus a2 and intensity also becomes maximum and it will be under root i1 plus root i2 का whole square। and दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos phi will be -1, phase difference is pi, 3 pi, 5 pi etc ये आता जाएगा and it is 2n plus 1 into pi, मतलब odd number into pi आएगा। and path difference is lambda upon 2 pi into phase difference, so this is odd number into lambda by 2। resultant amplitude becomes minimum and it is mod of a1 minus a2 and resultant intensity also becomes minimum and it will be root i1 minus root i2 का whole square। तो ये दो स्पेशल केस थे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और कंस्ट्रक्टिव के लिए। समझ गए? समझ गए? Yes. ओके, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ताकि हम लोग लाइट वेव के लिए इंटरफियरेंस में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए? Yes, sir. इस पे आएगा बेटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
now page number 2, Young's double slit experiment. शॉर्ट फॉर्म पे YDSE, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट ने लाइट के वेव नेचर को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने लाइट के वेव नेचर को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और ये बहुत सीधा सीधा एक्सपेरिमेंट है। सर ह्यूगेंस वेव थ्योरी ने प्रूव नहीं किया था क्या वेव नेचर ऑफ लाइट? किसने बेटा? ह्यूगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। नहीं, प्रूफ कहाँ, वो तो थ्योरेटिकल पार्ट था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेव वेरिफिकेशन की। ऐसा तो थ्योरी तो कोई भी दे दे सर, है ना, लेकिन वो वेरीफाई भी होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इससे होता है, समझ गए ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट में ये है बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लेते हैं, दिस इज द लाइट सोर्स, और ये कैसा है यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब समझ गए, एक ही फेज में वाइब्रेशन होगा। यस, सिंगल वेवलेंथ, एक ही वेवलेंथ की लाइट यहाँ से निकलनी चाहिए, मतलब जिसको हम लोग सिंगल कलर बोलते हैं। फिर यहाँ पे दो स्लिट लगी हुई हैं, ये स्लिट S1 और ये स्लिट है यहाँ पे S2, और दोनों स्लिट के बीच में ये डिस्टेंस भी A, ये डिस्टेंस भी A, ठीक है। या टोटल डिस्टेंस आप D ले सकते हो यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस इस B दोनों स्लिट के बीच का। और यहाँ पे क्या है बेटा, फिर ये स्क्रीन है ना, यस सर, ये स्क्रीन का सेंटर, दिस इज स्क्रीन सेंटर, समझ गए ना। तो D/2 यहाँ पर भी और D/2 यहाँ पर, मतलब ऊपर भी आधा और नीचे भी आधा, मतलब पूरा सिमेट्रिक हम लोग ले रहे हैं। और ये जो टोटल डिस्टेंस है कैपिटल D के बराबर है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का। ये जो स्लिट विड्थ है ना, ये किस ऑर्डर की रहनी चाहिए यहाँ पे, ये जो स्लिट विड्थ दी है ये किस ऑर्डर की रहनी चाहिए, स्लिट विड्थ वेवलेंथ के ऑर्डर की रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं रहनी चाहिए, है ना, वेवलेंथ के ऑर्डर की ये विड्थ रहनी चाहिए। तो यहाँ से मतलब कितनी सर? वेवलेंथ के ऑर्डर की मतलब एंगस्ट्रॉम पे रहनी चाहिए ये, है ना। इतनी छोटी? आप मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहे हैं, जैसे आपने रेड कलर की लाइट ली है, तो रेड कलर की वेवलेंथ लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। 8000 एंगस्ट्रॉम मतलब 8 माइक्रोमीटर समथिंग इस तरह से, या मिली, ऐसा लेना चाहिए इसकी विड्थ को, समझ गए ना। तब आपको yes, यहाँ पे पैटर्न बराबर दिखाई देगा। लाइक अगर तुम ज्यादा भी लेते हो तो ऐसा नहीं कि इंटरफेरेंस नहीं होगा, इंटरफेरेंस होगा, लेकिन हमको ऑब्जर्व नहीं होगा। भाई दो वेव निकलनी चाहिए ना कम से कम, यहाँ से एक वेव निकली, यहाँ से एक वेव निकली, मिलके यहाँ पे कुछ रिजल्टेंट क्रिएट कर रही है, यही तो इंटरफेरेंस है। तो आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये इस पे डिपेंड करता है, ये वाली कंडीशन पे डिपेंड करता है। बाकी दो वेव आ रही हैं, सेम अलग अलग वेवलेंथ की हैं, मोनोक्रोमेटिक है, नॉन मोनोक्रोमेटिक है, मिल रही हैं, कुछ रिजल्टेंट क्रिएट कर रही हैं, इंटरफेरेंस हो रहा है, लेकिन वो आपको देखना भी चाहिए, आपको ऑब्जर्व भी होना चाहिए। तो ऑब्जर्व होने के लिए कुछ कंडीशन, नहीं ऑब्जर्व होने के लिए कोई कंडीशन नहीं, किसी भी टाइप की वेव आके मिल जाए, समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गया सर। हाँ, किसी भी टाइप की वेव आके मिल रही है, सुपरपोजिशन हो रहा है, इंटरफेरेंस, ठीक है। आपको दिखना चाहिए, आपको ऑब्जर्व होना चाहिए, उसके लिए फिर कुछ कंडीशन। तो यहाँ पर मान लो हमने कोई पॉइंट P कंसीडर किया, यहाँ से एक वेव ये आई, यहाँ से ये दूसरी वेव आई, ये वेव है Y1 और ये वेव है Y2। तो एक्चुअल में यहाँ तक तो कोई पाथ डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, ये सोर्स है S और ये S1 S2, यहाँ तक कोई एडिशनल पाथ डिफरेंस नहीं है, S S1 इक्वल्स टू S S2। इस पॉइंट पे पहुंच के ये वाली वेव जल्दी पहुंच रही, ये वेव देर से पहुंच रही है, मतलब यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। सो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस क्रिएटेड हियर, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, P पॉइंट पे कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। सो नाउ S2P माइनस S1P, दिस इज द पाथ डिफरेंस, समझ गए कि नहीं? यस सर,
ये पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। और थोड़ा सा जुगाड़ हम लोग अगर ले लें यहाँ पे, तो ये जो पाथ डिफरेंस है ये इतना है, ये इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ही कवर करते हैं यहाँ पे बाय 2। सो दिस इज द पाथ डिफरेंस। और अगर मान लो मैं यहाँ पे, और ये बिल्कुल लगभग लगभग पैरेलल पहुंच रही है, ये एंगल भी लगभग लगभग यहाँ पर का कितने का है, थीटा का है, और ये अंदर का एंगल भी लगभग लगभग थीटा का है। सो दिस पाथ डिफरेंस इज d sin थीटा। और ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर की, एंड सपोज ये yn मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, या सिंपल y लिख ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर का जो tan थीटा आएगा, ये वाली वैल्यू किसके बराबर बनेगी, यहाँ पे दिस tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन कैपिटल D परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर एंगल बहुत छोटा है, ये एंगल बहुत छोटा है, लगभग लगभग ये दोनों वेव पैरेलली पहुंच रही है यहाँ पे, ठीक है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा की वैल्यू नियरली थीटा विच इज नियरली इक्वल्स टू tan थीटा। इसलिए ये जो d sin थीटा है ना, पाथ डिफरेंस d sin थीटा इज नियरली d थीटा इज नियरली d ऑफ tan थीटा इज नियरली ऑफ d इंटू tan थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, y अपॉन कैपिटल D लिख सकते हो। तो पाथ डिफरेंस इज नियरली y इंटू स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल D, ये एक इक्वेशन आती है। पाथ डिफरेंस ये डिस्टेंस कैपिटल D और दोनों स्लिट के बीच के डिस्टेंस के लिए, समझ गए, समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके, तो ये, अब ये एक बार आपने अगर रिलेशन आपको याद है, इस तरह से ध्यान रखो, तो आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए बताओ जरा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, n लैम्डा या इवन नंबर इनटू लैम्डा बाई 2 का। यहाँ पे डार्क बैंड बनना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस कितने का होना चाहिए, ऑड नंबर है, ऑड इनटू लैम्डा बाई 2 2 है ना। तो वो कंडीशन हम लोग यहाँ पे अब क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, बस इतना ही तो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और कुछ नहीं। समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? यस सर। एक्चुअल में हमने ये पूरा मैथमेटिकल किए, उनने उसको थ्योरेटिकली भी बताया, वेव फ्रंट टेक्निक से भी एक्सप्लेन किया कि कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो पाथ डिफरेंस की जो रिलेशनशिप है ये लगभग लगभग किसके बराबर आ गई, y इंटू स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल D के बराबर आ गई। तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। और एक्चुअल में जो इंटरफेरेंस हमको मिलता है यहाँ पे स्क्रीन पे, एक्चुअल में जो बैंड्स हमको मिलते हैं यहाँ पे, पॉइंट P है, ये स्क्रीन का सेंटर है बेटा, यहाँ पे इक्वल ये इस तरह के बैंड्स हमको मिलते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे ये ब्राइट बैंड है और ये फिर डार्क बैंड है, फिर ये डार्क बैंड है, ये ब्राइट बैंड है, ये डार्क बैंड है। आपका बोर्ड सर तो बोर्ड शाइन हो रहा है, बोर्ड साइन हो रहा है, लाइट ज्यादा हो गई क्या? अभी ठीक है सर, लेकिन बीच बीच में हो जा रहा हो, क्या बीच बीच में हो जा रहा शाइन। अभी ठीक है? यस सर अभी ठीक है। लाइट ज्यादा आ रही थी इसलिए। ओके, सो कभी कभी फोकस एडजस्ट करता है सर वो। यहाँ पे क्या है, नहीं वैसे मैनुअल फोकस आती है। यहाँ पे क्या है, ये स्क्रीन सेंटर है। सो दिस इज सेंट्रल ब्राइट बैंड या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इसको बोलते हैं। और ये वाली इसके ऊपर कौन सी, ये फर्स्ट डार्क बैंड, ये वाला क्या है, फर्स्ट ब्राइट बैंड, ये कौन सा फिर सेकंड डार्क बैंड, और इसके ऊपर क्या आएगा फिर यहाँ पे सेकंड ब्राइट बैंड, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा, अपोजिट डायरेक्शन पे फर्स्ट डार्क बैंड, ये है फर्स्ट ब्राइट बैंड, ये क्या है फिर सेकंड डार्क बैंड, फिर इसके नीचे क्या आएगा यहाँ पे सेकंड ब्राइट बैंड, और ये पूरा पैटर्न ऐसा रहेगा, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ किसको बोलते हैं यहाँ पे, व्हाट इज फ्रिंज विड्थ?
तो फ्रिंज विड्थ में कितना डिस्टेंस आ जाता है, एक कंप्लीट ब्राइट और एक कंप्लीट क्या होनी चाहिए, डार्क बैंड होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ बोलते हैं। सो दिस इज बीटा, या फिर आधे आधे से ले लो, यहाँ पर का आधा डिस्टेंस और यहाँ तक का आधा डिस्टेंस ले लो, कहीं से भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज द फ्रिंज विड्थ, तो दिस इज कॉल्ड बैंड विड्थ, बैंड विड्थ भी बोलते हैं हम इसको, या फिर क्या बोलते हैं बेटा इसको, दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, बैंड विड्थ या फिर फ्रिंज विड्थ। मतलब एक कंप्लीट डार्क और एक कंप्लीट ब्राइट को मिला के जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैंड विड्थ बोलते हैं या फिर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। समझ गए? यस सर। समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है। अच्छा, इंटरफेरेंस में क्या खास बात है, जो ब्राइट बैंड है सभी ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी एक जैसी होती है, जो डार्क बैंड है सभी डार्क बैंड की इंटेंसिटी एक जैसी होती है। यहाँ पे दोनों स्लिट की विड्थ एक जैसी रहनी चाहिए। अगर एक जैसी विड्थ नहीं है ना तो ब्राइट बैंड कंप्लीटली ब्राइट तो ब्राइट ही रहेगा, लेकिन जो डार्क बैंड है ना वो कंप्लीटली डार्क नहीं बनता। ठीक है, मतलब यहाँ से जो लाइट निकलनी चाहिए उसकी इंटेंसिटी एक समान निकलनी चाहिए। मतलब ये जो स्लिट हमने लिया है यहाँ पे, ये स्लिट की विड्थ W1 और ये वाली स्लिट की विड्थ कितनी है यहाँ पे, W2 है। तो विड्थ स्लिट विड्थ कैसी रहनी चाहिए, स्लिट विड्थ W1 is equals to W2, ये सेम रहनी चाहिए। दैट इज व्हाई इंटेंसिटी I1 is equals to I2 is equals to I0। यहाँ से जो इंटेंसिटी निकले लाइट की वो एक समान निकले, और एक समान निकलेगी तो ही यहाँ पे जो डार्क बैंड है वो कंप्लीटली डार्क रहेगा, ब्राइट तो ब्राइट ही रहता है, मतलब इंटेंसिटी यूनिफॉर्म रहती है। तो इंटरफेरेंस में जो फ्रिंज पैटर्न आपको मिलते हैं, बैंड पैटर्न जो मिलते हैं, वो इक्वल विड्थ के मिलते हैं, इक्वल विड्थ का ब्राइट बैंड और इक्वल विड्थ का डार्क बैंड। मतलब बैंड विड्थ कांस्टेंट होती है, बैंड विड्थ या फ्रिंज विड्थ में एक डार्क बैंड कंप्लीट और एक ब्राइट बैंड आना चाहिए। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से। ये पेज नंबर 3 है, रुक जाना, दिस इज पेज नंबर 3। लो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? सर वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो इक्वेशन आ रहा सर आपने जो बताया था वो बताओ ना सर एक बार। अभी बता रहा हूँ ना बेटा, नहीं बता रहा हूँ। निकाल लिया सर स्क्रीनशॉट। ओके, अब देख यहाँ पे ये तो बैंडविड्थ हो गई, आपको ये तो समझ में आ गया है ना। अब यहाँ पे कि भाई पी पॉइंट पे, पी पॉइंट कोई भी हो सकता है, जैसे डायग्राम में यहाँ डार्क बैंड दिख रहा है, हो सकता है यहाँ ब्राइट बैंड हो सकता है यहाँ डार्क बैंड, है ना। तो एट पी पॉइंट पे ना, सबसे पहले ब्राइट बैंड की कंडीशन, बीबी मतलब ब्राइट बैंड, डीबी मतलब डार्क बैंड, है ना। सेंट्रल ब्राइट बैंड में पाथ डिफरेंस कितने का है, 0 का है। तो दिस इज द स्क्रीन सेंटर, स्क्रीन सेंटर पे क्या बन रहा है बेटा, सेंट्रल ब्राइट बैंड बन रहा है। पी पॉइंट पे ब्राइट बैंड बनना चाहिए, तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, इवन नंबर इनटू लैम्डा बाई 2 या n लैम्डा होना चाहिए। n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी यहाँ पे, n की वैल्यू 0 1 2 3, एक तरफ जाओगे तो 0 1 2 सेंट्रल ब्राइट बैंड के लिए 0, और नीचे भी फिर 1 2 3 ऐसा चलेगा, है ना, किसी भी डायरेक्शन पे चलो। तो यहाँ पर से पाथ डिफरेंस के लिए आप y इंटू डी डिवाइडेड बाय कैपिटल D इज इक्वल्स टू n लैम्डा, सो yn इज इक्वल्स टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट बैंड एट पॉइंट P। तो ये पोजीशन है बेटा यहाँ पे, दिस इज द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट बैंड एट P पॉइंट पे nth ब्राइट बैंड की कंडीशन है। समझ गए? यस यस सर। सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? सर आप थोड़ा साइड हो जाओ ना। यस सर, लिख ली। तो लिखा ही हुआ था। ओके, ले लिया सर। हाँ, अब डार्क बैंड के लिए क्या आएगी फिर कंडीशन ऑफ डार्क बैंड पी पॉइंट पे, पेज नंबर ऑड डार्क नंबर बैंड के लिए, तो डार्क बैंड के लिए भी यही चलेगा, यहाँ पे इवन की जगह क्या जाएगा, ऑड नंबर, ऑड, है ना। बाकी सब कुछ ऐसे ही चलेगी कहानी। यस और यहाँ पे ऑड की जगह पे ये हो जाएगा 2n + 1 या 2n - 1 ले लो, यहाँ पे 2n - 1 इंटू लैम्डा बाई 2, n की वैल्यू 1 2 3 एक्सेट्रा ऐसा चलता जाएगा। सो डेल्टा x इज इक्वल्स टू
2n-1 लैम्डा बाई 2 और ये है y इंटू कैपिटल D स्मॉल d अपॉन कैपिटल D 2n-1 लैम्डा बाई 2। सो बेटा yn इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2 इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये किसके लिए है? दिस इज द इक्वेशन फॉर Dark. पोजीशन ऑफ Nth dark fringe. nth डार्क बैंड एट p। nth डार्क बैंड की पोजीशन है p पॉइंट के लिए। समझ गए? Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। अब हम लोग आते हैं बैंड विड्थ, जिसको हम लोग फ्रिंज विड्थ भी बोलते हैं या बैंड विड्थ बोलते हैं। तो बैंड वो विड्थ सेमी आती है सर दोनों का ऐड करने के बाद भी। हाँ, कहीं से भी आप कैलकुलेशन कर लो। दिस इज पेज नंबर 6। कहीं से भी कैलकुलेशन कर लो आप, चाहे तो ब्राइट बैंड से कैलकुलेशन कर लो और डार्क से कर लो। अच्छा, स्क्रीन सेंटर पे जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है, सेंट्रल ब्राइट बैंड के लिए डेल्टा एक्स इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 0। पाथ डिफरेंस यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो ये सेंट्रल ब्राइट बैंड के लिए कंडीशन है, ध्यान रखना। सेंट्रल ब्राइट बैंड के लिए टोटल पाथ डिफरेंस है वो कितना रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट बैंड के लिए टोटल पाथ डिफरेंस इज 0। ठीक है, और अब यहाँ पे बैंड विड्थ भी बोलते हैं इसको, इट इज डिनोटेड बाय बीटा, और फ्रिंज विड्थ भी बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, बैंड विड्थ या फ्रिंज विड्थ। तो इट इज yn-1। ये ब्राइट बैंड के लिए कैलकुलेट कर लो या फिर डार्क बैंड के लिए कैलकुलेट कर लो, किसी के लिए भी कर लो। nth ब्राइट बैंड माइनस n-1 ब्राइट बैंड, या फिर nth डार्क बैंड माइनस n-1 डार्क बैंड, कहीं से भी कैलकुलेशन कर लो, दोनों के लिए सेम ही आता है। तो ये वैल्यू आती है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d के बराबर। सो रिमेंबर दिस इज द फ्रिंज विड्थ। समझ गया बेटा? हेलो, समझ Yes, गया? sir. ये Yes, फ्रिंज विड्थ है। तो कहीं पर के लिए भी आप कैलकुलेशन करोगे यही आएगा फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है देखो यहाँ पे। इट इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इट इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल D, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्मॉल d, है ना? तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा कब रहेगी? जब ये सेपरेशन कैसा रहेगा? कम रहेगा, चौड़ी चौड़ी बैंड मिलेंगी। ये सेपरेशन ज्यादा रहेगा तो यहाँ जो बैंड बन रहे थे वो कम चौड़े बनेंगे, है ना? एक फ्रिंज विड्थ में एक कंप्लीट डार्क और एक कंप्लीट ब्राइट होगी। तो या तो यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन ले लो, या यहाँ से यहाँ तक का ले लो, या फिर आधे आधे से, कहीं से भी ले सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ गए? यस सर। समझ गए कि नहीं? तो ये है बैंड विड्थ। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? Now this is page number 7. पेज नंबर 7 अभी ध्यान देना। ये सोर्स है, ये दो स्लिट है यहाँ पे S1 S2, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, दिस इज स्क्रीन सेंटर, ये पॉइंट P है, यहाँ से यहाँ तक के लिए डिस्टेंस ये हो गया yn। ठीक है, बाकी सारे कैलकुलेशन अपन ने देख चुके हैं। क्या क्या आ रहा बेटा यहाँ पे? पाथ डिफरेंस डेल्टा x इक्वल्स टू S2P माइनस S1P लगभग किसके बराबर आ रहा है? y इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D के बराबर। समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, D कहां से कहां तक का डिस्टेंस है? दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है ना? और Yes, ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है? कैपिटल D। ठीक है, तो ब्राइट बैंड एट P पॉइंट पे, ये जो P पॉइंट है एट P पे, ब्राइट बैंड के लिए और डार्क बैंड के लिए yn इक्वल्स टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और डार्क बैंड के लिए 2n-1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल D अपॉन
स्मॉल डी। समझ गए ना, फ्रिंज विड्थ लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। समझ गया बेटा? यस सर। ओके, तो ये फार्मूले हो गए। अच्छा, ये तो ये एक्सपेरिमेंट को ब्राइट एंड यंथ डार्क फ्रिंज के लिए है ना सर, ऊपर वाले फार्मूले वाई एन, क्या बेटा? वो वाई एन वाले फार्मूले nth डार्क एंड nth ब्राइट फ्रिंज के लिए है ना? हाँ, ऊपर वाले ये nth ब्राइट बैंड के लिए और ये nth डार्क बैंड के लिए, किसी भी साइड पे, ऊपर के साइड पे या नीचे के साइड पे। स्क्रीन सेंटर से, स्क्रीन सेंटर पे क्या बनेगा? स्क्रीन सेंटर पे रहेगा सेंट्रल ब्राइट बैंड, और सेंट्रल ब्राइट बैंड के लिए क्या कंडीशन है? डेल एक्स इज इक्वल टू सेंट्रल ब्राइट बैंड के लिए S2P माइनस S1P या डेल्टा X इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग वेवलेंथ, जैसे इस पूरे एक्सपेरिमेंट को पानी पे डुबो दें तो क्या होगा? पूरे एक्सपेरिमेंट को अगर पानी पे डुबो दें तो क्या होगा? फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पूरे एक्सपेरिमेंट को पानी पे डुबो दें तो फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएंगी। देख, अब Wavelength- इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टर्म में यहाँ पे लिख दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी होता है। मतलब लैम्डा इन एयर इनटू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इन मीडियम इनटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी वाला टर्म कट जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो Yes, sir. जैसे फ्रिंज विड्थ इन एयर इक्वल्स टू लैम्डा इन एयर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, एंड फ्रिंज विड्थ इन मीडियम, पानी पे डुबो दे, ऑयल पे डुबो दो, तो यहाँ पे लैम्डा मीडियम इनटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो दोनों को डिवाइड कर दूं मैं, बीटा इन मीडियम डिवाइडेड बाय बीटा इन एयर इज इक्वल्स टू डी और स्मॉल डी कट जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पे? लैम्डा इन मीडियम डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एयर। तो ये फ्रीक्वेंसी वाला टर्म तो कट गया, यहाँ पे किसके बराबर आएगा? ये रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है। तो फ्रिंज विड्थ इन मीडियम विल बी फ्रिंज विड्थ इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम पे डुबोने पे जो फ्रिंज विड्थ होती है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। समझ गए? यस सर। हाँ, मतलब पूरे एक्सपेरिमेंट को अगर तुम पानी के अंदर परफॉर्म कर रहे हो तो एयर पे जितनी फ्रिंज विड्थ थी उससे कितना रिड्यूस हो जाएगी? फ्रिंज विड्थ यहाँ पे 1 अपॉन म्यू टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? Yes. सर ओके, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इस पेज का भी जल्दी से। ले लिया सर। अच्छा, इसमें सस्टेनेबल इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब दिखना चाहिए, ऑब्जर्व होना चाहिए, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? फ्रिंज विड्थ 2 mm से कम होनी चाहिए। नहीं, अब इसको देखो, यहाँ पे देखो, द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग वेल डिफाइंड एंड स्टेडी इंटरफियरेंस पैटर्न। स्टेडी इंटरफियरेंस पैटर्न हमको मिलना चाहिए। समझ गए कि नहीं? तो स्टेडी इंटरफियरेंस पैटर्न के लिए पहला, द टू सोर्स ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट। मतलब S1 और S2 से जो लाइट आनी चाहिए वो कैसी रहनी चाहिए? Coherent. कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब समझ गए? हाँ सर, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम हाँ, फ्रीक्वेंसी। जिनके बीच में फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, टाइम अच्छा। डिपेंड नहीं करना चाहिए। फेज डिफरेंस टाइम के साथ में कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग कोहेरेंट। समझ गए? यस सर। ओके, दूसरा पॉइंट है फिर, द टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक रहेंगे तो ही कोहेरेंट हो सकते हैं, अदरवाइज कोहेरेंट होंगे ही नहीं। ठीक है, फिर द टू इंटरफियरिंग वेव मस्ट हैव द सेम एम्पलीट्यूड। मतलब जो स्लिट विड्थ हम लोग ले रहे थे W1 और W2 वो सेम विड्थ की रहनी चाहिए, अदरवाइज डार्क बैंड पूरा कंप्लीटली डार्क नहीं बनेगा। ठीक है? हाँ सर, यस सर। हाँ, इसलिए दोनों के एम्पलीट्यूड सेम रहने चाहिए। द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट मस्ट बी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन कंटेनिंग द स्लिट एंड ऑब्जर्विंग स्क्रीन। जो सेपरेशन रहना चाहिए S1 और S2 के बीच का वो छोटा रहना चाहिए। द टू स्लिट शुड बी नैरो, वो तो हो ही गया। द टू वेव्स शुड हैव इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। समझ गए कि नहीं? यस सर। सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन पे। और इसी के बाद फिर आया है मेथड फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्स, और उसमें एक लॉर्ड मिरर है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म मेथड है, और एक है वेवफ्रंट डिवीजन टेक्निक। जिसमें वेवफ्रंट डिवीजन टेक्निक किसमें आई है? यहाँ पे कौन सी मेथड में? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वेवफ्रंट को डिवाइड करके टू कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन किया गया है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? यस यस यस। सर।
हाँ, मतलब सिंगल सोर्स का यूज किया गया, एक सिंगल सोर्स लिए और सिंगल सोर्स से दो सोर्स बना दिए, इसलिए वो जो दो सोर्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, वहां पे कोहेरेंट सोर्स रहेंगे। ठीक है, यस सर। ओके। फिर यहाँ पे बेटा कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप लोग इन एग्जांपल्स को सॉल्व करोगे, समझ गए कि नहीं? यस Yes. सर। एग्जांपल्स को सॉल्व करोगे, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। अभी ठीक के है, फार्मूले पे डिपेंड है ना? क्या बेटा? अभी के जो फार्मूले बताए उसी पे डिपेंड है बस ना बस सर? उसी पे डिपेंडेंसी वाले, उसी पे डिपेंडेंसी वाले, सीधे सीधे। जरूरी नहीं कि आप इसके सॉल्यूशन देखोगे, मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग कर लेना डायरेक्ट, हाँ है ना, सर। उन्हीं फार्मूले से कर लेना। जरूरी नहीं कि इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन बस देखना है, सॉल्यूशन अपनी मर्जी से करना है। ठीक है, यस सर। तो Yes, इतना ही है उसमें, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इतना ही है ना? ठीक है, हेलो। यस Yes, सर। sir. यस। तो ये और डिफ्रैक्शन क्वेश्चन, भी है ना फिर इसके बाद? हाँ डिफ्लेक्शन अलग है, अब डिफ्लेक्शन अपन अब अगली क्लास में करेंगे, डिफ्लेक्शन कल खत्म हो जाएगा डिफ्लेक्शन। यस सर। तो सर ये उसके अब, बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी चलेगा ना फिर सर? हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी बताता हूँ इसके, लेकिन एग्जांपल कर डालो, आज बैठ के पूरा निपटा डालो। यस यस सर। ठीक है, ओके। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाले जो इंटरफेरेंस वाले हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब पूरे फटाफट। अच्छा ये नहीं करना है, ये जो थिन फिल्म के लिए इंटरफेरेंस दिया ना, ये नहीं करना है, ठीक है? ठीक है। हाँ, ये थिन फिल्म वाला नहीं करना, ये वैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। लॉर्ड मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, बस एक एग्जांपल के फॉर्म पे दिया है कि एक ही सोर्स से दो सोर्स इमेजिन किया गया है। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए किए, फार्मूले वगैरह सब वही है यहाँ पे, है ना? सर हाँ सर बोलो। आपने ऑसिलेशन की वीडियो डाली नहीं क्या वो यूट्यूब पे? डाल दिया हूँ यार ऑसिलेशन के क्रैश नहीं को। सर, पूरे नहीं डाले आपने। पक्का? हाँ पक्का बोल रहा है, एक ही है सिर्फ ऑसिलेशन का, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का। ठीक है, देख लूंगा यार मैं, ऐसा तो नहीं। मतलब 2-3 लेक्चर थे तो एक या दो ही लेक्चर के उसमें वीडियो आए हैं, बाकी के ठीक नहीं। है, मैं देख लूंगा बेटा मैं, है ना? हाँ सर। ओके, ये समझ गया पूरा? यस सर। यस सर। ठीक है ना? कल हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, बट एक बार आप लोग टेक्स्ट बुक की रीडिंग जरूर करो इसकी, है ना? ये समझ में आ गया पूरा? हाँ यस सर। सर। हाँ, ओके। तो ये पूरा हाईलाइटेड है, मतलब क्या क्या जरूरी है वो मैंने डायरेक्ट बताया है यहाँ पे, है ना? ठीक है, क्या क्या यस सर। करना होता है। ओके, ठीक है।